नमस्ते दोस्तों। जिंदगी में आप कितनी बार हारें ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लिया है तो वो किसी न किसी कार्य में माहिर जरूर होगा, और उसी की पहचान क्या बन सकता है। उस आंतरिक पहचान जिस दिन उस व्यक्ति को हो जाएगा, वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, वो अपने जीवन में विजयी हो जाएगा, जीत जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति परिश्रम करते रहे। इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 7 फरवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल है, राज्यों को वित्तीय स्थानांतरण पर केंद्र सरकार की लगाम। लगातार देखा जा रहा है 13th फाइनेंस कमीशन हो गया, 13th में फाइनेंस कमीशन का जो राज्यों को स्थानांतरण किया जाता था, ट्रांसफर फंड किया जाता था, वो 31% था। उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन में ये बढ़कर लगभग 42% हो गया। उसी के बाद 15th फाइनेंस कमीशन में 41% हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को लगभग 42% दिया गया। ठीक है, अभी 16th फाइनेंस कमीशन आ रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 280 प्रावधान किया गया है फाइनेंस कमीशन का कार्यों के विवरण के लिए। ठीक है, तो इसी में जो लगातार समस्याएं हो रही है, खासकर इंडिया के जो साउथ स्टेट्स हैं उन्हें समस्याएं हो रही है कि क्योंकि वहां पे लगातार जो है पॉपुलेशन जो है कम होता जा रहा है, और वहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात की जा रही तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जो 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, उस समय फिर से जो नॉर्थ स्टेट्स हैं भारत के, वहां पे लोकसभा के सीटों को ज्यादा बढ़ाया जाएगा उनके जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इससे क्या होगा, नुकसान होगा साउथ स्टेट्स को। अभी ही वर्तमान समय में लगातार देखा जा रहा है कि जो फंडिंग जो है घटाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण, इससे बहुत से ऋण लेने पड़ रहे हैं राज्य सरकार को, और अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो जा रही है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है वो परिसीमन प्रक्रिया को समझने के लिए, इसी की बात अभी किया जा रहा था, लगभग 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा। ठीक है, तो इस परिसीमन आयोग मेनली जो गठित किया जाता है, उसका तात्पर्य होता है निर्वाचन क्षेत्रों या फिर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया जो है वो समय समय पर यह सुनिश्चित करती है कि एक वोट जो है, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में भाग लेता है, वो उसका मूल्य एक हो, और उसी के सिद्धांत पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की लगभग सामान्य संख्या हो। इसी को हमेशा से सुनिश्चित करने के समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसमें राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है और प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने में पुनः समायोजित किया जाता है। इसमें भी बहुत सी खामियां देखी जा रही है, जैसे कि नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, तो जैसे उम्मीद किया जा रहा है यूपी का जो है वर्तमान में 80 सीट है लोकसभा का, तो जब परिसीमन आयोग का गठन होगा 2026 में, तो उम्मीद किया जा रहा है इसकी सीट बढ़ाकर 80 से 91 कर दी जाएगी। वहीं बिहार का 40 से 50 हो जाएगा लोकसभा की सीटें। राजस्थान का देखा जाए तो 25 से 31 हो जाएगा। यहाँ पे जनसंख्या में कोई कमी नहीं आएगी। वहीं साउथ स्टेट की अगर बात की जाए तो केरला, जो इतना सुव्यवस्थित राज्य है, इतना डेवलप कर रहा है लगातार, जो है वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में कामयाब भी हुआ है, फिर भी उसे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि उसकी जनसंख्या स्थिर हो गई है। ठीक है, तो वहां पे लोकसभा का कोई सीट नहीं बढ़ने की उम्मीद है। वहीं कर्नाटका में 28 से 41 सीट हो जाएगा। वहीं तमिलनाडु में 39 से 49 सीटें हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि जो भी स्टेट सही तरीके से कार्य कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, खासकर जनसंख्या के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे जो अव्यवहारिक वितरण किया जा रहा है फंड्स का फाइनेंस कमीशन के द्वारा, इसी की बात की जा रही है। और यहाँ पे जो परिसीमन प्रक्रिया है, इस पे भी एक बार विचार करने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या के मानदंडों पे ही किसी राज्य का आवंटन का जो भाग है उसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। उसका ग्रोथ देखना है, उसकी साक्षरता देखनी है, वहां का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा कितना है, ये हर एक चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि परिसीमन आयोग जो है, वहां पे मुख्य संरचना जो होती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है, और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त भी होते हैं। तो ये सारे लोगों का संरचना होता है परिसीमन आयोग में। और परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे।
और कल ही मतलब कि मंगलवार को लोकसभा ने धोखाधड़ी विरोधी विधेयक पारित किया है। ठीक है, इसे ही कहा जाता है एंटी चीटिंग बिल। ये मेनली जो लाया जा रहा है, लगातार जो है एग्जाम में क्वेश्चंस लीक किए जा रहे हैं ना, उसी के रोकथाम के लिए ये बिल लाया गया है, एंटी चीटिंग बिल। आज के दिन राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है। इसमें जो है स्टूडेंट्स को बाहर रखा गया है, मेनली जो है वे ग्रुप्स जो लगातार प्रयास करते हैं क्वेश्चंस को लीक कराने में, उनको पकड़ना है। ठीक है, उनको नियंत्रित करने के लिए ही इस तरह का बिल लाया गया है। इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है वो 3 से 10 वर्ष या फिर 1 करोड़ रुपए तक की जुर्माना लगाने की बात की गई है। और इसमें मुख्यतः जो है यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, रेलवे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आईबीपीएस, बैंकिंग के सारे एग्जाम, ये सभी एग्जाम मुख्यतः जो है ध्यान रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है, यूनियन गवर्नमेंट्स रीन्स ऑन फाइनेंशियल ट्रांसफर टू स्टेट्स। यहाँ पे लगातार जो देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो स्टेट्स को, उनका भाग घटता जा रहा है। उसी के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। जैसे 14वें वित्त आयोग में जो 15-16 की शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय स्थानांतरण कम कर रही है। यह विशेष रूप से अजीब है क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर राजस्व का 42%, ठीक है, केंद्रीय कर राजस्व का, ये ध्यान रखिएगा, ये 14 फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें केंद्रीय कर राजस्व का 42% राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई, जो कि 13वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश से 10% अंक की वृद्धि थी। ठीक है, यहां से 10% अंक की वृद्धि हुई। वहीं 15वें फाइनेंस कमीशन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हस्तांतरण को छोड़कर सभी राज्यों को लगभग 41% की इस सिफारिश को बरकरार रखा। ठीक है, जहां यहाँ पे 42% था, उसमें 1% और घटा ही दिया गया 15वें वित्त आयोग में, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया था। यदि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शेयर को शामिल करें तो यह जो है वो 42% होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने न केवल राज्यों को वित्तीय स्थानांतरण कम किया, बल्कि अपने विवेकाधीन व्यय को बढ़ाने के लिए अपने कुल राजस्व में भी वृद्धि किया। ठीक है, लगातार देखा गया कि स्टेट्स का फंडिंग तो काटा ही गया, जो ट्रांसफर ऑफ फंड्स होते हैं स्टेट्स के लिए उसको तो कम किया गया ही, और अपने जो रेवेन्यू है उसको भी लगातार बढ़ाया गया। ठीक है, तो केंद्र सरकार के विवेकाधीन व्यय जो है वो राज्यों के बजट के माध्यम से नहीं किए जा रहे हैं, और इसलिए विभिन्न राज्यों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह का जो नियम बनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसी में आगे कहा जाता है कि वित्त आयोग जो है वो केंद्र सरकार के शुद्ध कर राजस्व, यहाँ पे 3 चीजें हम लोग ध्यान दे देंगे। एक कुल राजस्व, दूसरा जो होगा शुद्ध राजस्व, और तीसरा जो होगा शुद्ध आय। तो कुल राजस्व जो होता है, किसी भी कंपनी को अगर मान ले तो किसी कंपनी का जो सकल राजस्व खर्च से पहले, ठीक है, जो भी डिस्काउंट दिया गया या जो भी रॉ लाने में खर्च हुआ, उन खर्चों से पहले का राजस्व जो होता है वो कुल राजस्व होता है। शुद्ध राजस्व उसे कहते हैं जब किसी कंपनी का शुद्ध राजस्व उसके संचालन से प्राप्त कुल राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रिफंडिंग, रिटर्न और जो भी खर्च हुए और छूट जैसे किसी भी समायोजन को घटाने के बाद, ठीक है, छूट को घटाने के बाद जो बच जाता है धन, उसको कहते हैं शुद्ध राजस्व। वहीं शुद्ध आय किसे कहते हैं, तो किसी कंपनी की जो शुद्ध आय होती है वो खर्चों और अन्य भत्तों में कटौती के बाद उसका जो लाभ होता है, और यह खर्चों के बाद लाभ या हानि को निर्धारित करता है। जैसे हमारा फिस्कल डेफिसिट हो गया, ठीक है, या फिर फिस्कल सरप्लस हो गया। तो डेफिसिट तब होता है, मान लीजिए कि राम है, ठीक है, और वो 1000 रुपए कमाता है और उसका खर्च अगर 800 रुपए होता है तो 200 रुपए उसका सरप्लस हो गया। ठीक है, उसी को कहा जाता है फिस्कल सरप्लस। वहीं अगर 1000 रुपए कमाता है और उसका खर्च अगर 1200 रुपए हो जा रहा है तो इसका 200 रुपया जो हुआ वो डेबिट में आ गया, और इसी को कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसी में कहा जाता है वित्त आयोग के द्वारा कि वित्त आयोग जो है वो केंद्र सरकार के शुद्ध कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश करता है, जिसमें सकल, ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस में सारा चीज जोड़ा हुआ रहता है और शुद्ध में डिस्काउंट्स घटाए रहते हैं। तो शुद्ध कर जो होता है वो राजस्व के बीच अंतर में संग्रह लागत, केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपे जाने वाले कर जो है वो राजस्व और उपकर, और यहाँ पे बहुत बड़ी
मात्रा में उपकर और अधिभार को भी शामिल किया गया है, जहां पे 14वें और 15वें वित्त आयोग ने शुद्ध कर राजस्व में क्रमशः 42% और 41% राज्यों की हिस्सेदारी की सिफारिश की थी। वहीं सकल कर राजस्व का हिस्सा जो है 2015-16 में केवल 35% थी। और वही देख सकते हैं कि सकल कर राजस्व का हिस्सा जो है 2015-16 में केवल 35% था, और वहीं उसी को 2023-24 में मात्र 30% कर दिया, घटा दिया गया, ठीक है। जबकि केंद्र सरकार का सकल कर राजस्व जो है वो 2015-16 में 14.6 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 33.6% हो गया। फिर भी राज्यों का जो भाग है उसे घटा दिया गया। तो 2 साल में केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों का जो हिस्सा है 5.1 लाख करोड़ से बढ़कर 10.2 लाख करोड़ हो गया है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो केंद्र सरकार का जो सकल कर राजस्व है वो दोगुना से भी अधिक हो गया है, जबकि राज्यों का हिस्सा दोगुना होना चाहिए पर उन्हें दोगुना दिया नहीं जा रहा है। राज्यों को सहायता अनुदान जो है वो वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित एक और वैधानिक अनुदान है, ठीक है। इसमें राज्यों को सहायता अनुदान 2015-16 में 1.95 लाख करोड़ से घटाकर, यहाँ पे देख सकते हैं ये केंद्र का जो है सकल कर राजस्व जो है वो बढ़ गया है, लेकिन राज्यों को जो है वो उसके भाग को घटा दे रहे हैं, ठीक है। जहां 2015-16 में राज्यों को 1.95 लाख करोड़ मिलता था, वहीं 2023-24 में से घटाकर मात्र 1.65 लाख करोड़ दिया जा रहा है। इस प्रकार केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में वैधानिक वित्तीय हस्तांतरण की संयुक्त हिस्सेदारी जो है वो 48.2% से घटकर, देख सकते हैं इसमें कितना मार्जिन है, 48.2% से घटकर 35.32% हो गई है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। उसी में आगे कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान सकल राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी जो है, ये समझना बहुत ही जरूरी है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कैसे फंड्स को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा कि तो इसी में आगे कहा जाता है कि राज्यों की हिस्सेदारी जो है वो घटने का एक और कारण है उपकर और अधिशेष। तो ध्यान रखिएगा, उपकर जो होता है उसी को शेष कहा जाता है और अधिभार जो होता है उसी को सरप्लस कहा जाता है। तो उपकर और अधिभार के तहत राजस्व संग्रह जो होता है वो केंद्र शासित प्रदेशों से राजस्व संग्रह और कर प्रशासन व्यय को घटाने के बाद शुद्ध कर राजस्व निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शुद्ध कर निकालने का भी इसमें प्रोसेस बताया गया है। इसमें मुख्यतः 3 कारकों को संदर्भित किया जाता है, जिसमें शेष और सरप्लस के माध्यम से राजस्व संग्रह सबसे अधिक और बढ़ जाता है, ठीक है। राजस्व संग्रह जो बढ़ता है उसका सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं शेष और सरप्लस। 2015-16 में उपकर और अधिभार संग्रह जो है वो केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व का लगभग 5.9% था और 2023-24 में यह बढ़कर 10.8% हो गया है, ठीक है। तो शेष और सरप्लस से सबसे ज्यादा कमाई हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन उसमें से हिस्सा नहीं दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो यह गणना जो है जीएसटी उपकरों को छोड़कर है, ठीक है, जो जून 2022 तक जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राज्यों के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए एकत्र किए गए थे। तो केंद्र सरकार मुख्य रूप से इसे लागू करने के लिए उपकर और अधिभार श्रेणियों के तहत कर संग्रह बढ़ा रही है और विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी योजनाएं और साथ ही साथ इस प्रकार के जुटाए गए जो राजस्व है उसको राज्यों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं समझती। यही बात कहा जा रहा है कि ये जो सरप्लस और शेष जुटाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसको राज्यों के साथ बांटना नहीं चाह रही है। इसमें देख सकते हैं फाइनेंस कमीशन 14 और 15 का कैसे कंट्रीब्यूशन था, रेवेन्यू शेयरिंग का क्या फॉर्मूला था, उसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि 14 फाइनेंस कमीशन में जहां पॉपुलेशन को 27.5% वेटेज दिया जाता था, एरिया को 15%, फॉरेस्ट और इकोलॉजी को 7.5% और इनकम डिस्टेंस को 50%, ठीक है, जो पिछड़े राज्य हैं। वहीं 15 फाइनेंस कमीशन में पॉपुलेशन को 15% वेटेज दिया जाता था, वहीं एरिया को 15%, फॉरेस्ट को 10%, इनकम को 45% और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को यहाँ पे ये चीजें बढ़ाई गई थी जो डेमोग्राफिकली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अपने जनसंख्या को कम करने में, नियंत्रित करने में सफल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बेहतर कार्य कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो आबादी है उसको बेहतर भरण पोषण करने में सफल हो रहा है, तो उसके लिए 12.5% दिया गया था, ठीक है। और टैक्स एफर्ट के लिए 2.5% कि लगातार जो है जनता को जागरूक किया जाए टैक्स देने के लिए, ठीक है। इसी में आगे कहा जाता है जब एक और राज्यों को कर स्थानांतरण या फिर सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय स्थानांतरण में गिरावट आती है या दूसरी ओर केंद्र सरकार के सकल राजस्व में वृद्धि के अनुपात में कम से कम वृद्धि होती है, तो परिणामी प्रभाव बड़ी उपलब्धता पर पड़ता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार को खर्च करने के लिए
विवेकाधीन निधि, इससे राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण। यहाँ पे दो बातें की जा रही है, जिससे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया या फिर सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम हो गया। तो स्पॉन्सर्ड में तो स्टेट्स और सेंटर दोनों का धन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, दोनों का 50-50% जोड़ा जाता है। यूटीज में 100% दिया जाता है, या फिर जितने भी स्पेशल स्टेट्स हैं वहां पे अलग प्रावधान है, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स के साथ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें राज्यों और केंद्र का दोनों का बराबर हिस्सा होता है धन के आवंटन में, ठीक है। और वहीं सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम जितने भी होते हैं वहां पे 100% जो है वो खर्च करता है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास राज्यों को सीधे वित्तीय स्थानांतरण के दो मार्ग दिए गए हैं, जैसे इसी की बात की जा रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम, ठीक है। केंद्र सरकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से राज्यों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है, जिसमें केंद्र सरकार आंशिक धन मुहैया करती है। वही बता रहे हैं कि 50% ही धन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया कराती है और दूसरा हिस्सा जो है वो राज्यों को ही देना पड़ता है। वहीं दूसरे शब्दों में केंद्र सरकार योजनाओं का प्रस्ताव करती है और राज्य उन्हें लागू करती है, साथ ही अपने वित्तीय संसाधनों को भी प्रतिबद्ध करते हैं। तो 15-16 और 23-24 के बीच 59 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से स्कीम चलाया गया, जिसके कारण 2.04 लाख करोड़ से बढ़कर 4.76 लाख करोड़ हो गया। और इस प्रकार केंद्र सरकार जो है वो राज्यों को कमोबेश उतनी ही मात्रा में वित्तीय संसाधन देने के लिए बाध्य करती है, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इसलिए चलाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा कि आधा ही पैसा मुझे कोई भी स्कीम को चलाने के लिए देना पड़े। वहीं सेंट्रली अगर सेक्टर्ड स्कीम रहता तो 100% जो पैसा होता वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कहा जाता है कि राज्यों को वास्तविक वित्तीय स्थानांतरण केवल 3.64 लाख करोड़ है और अन्य खर्चों के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो आवंटन का लगभग 1.12 लाख करोड़ बरकरार रखता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो राज्यों को जो केंद्र द्वारा आवंटित किए जाते हैं धन, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में चले जाते हैं। इसी में आगे कहा जाता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो साझा योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो राज्य अकेले राज्य बजट से मिलान वित्त देने का जोखिम उठा सकते हैं और वे अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। यह सार्वजनिक वित्त में अंतर राज्य इक्विटी के संदर्भ में दो अलग अलग प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे धनी राज्य जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के क्रियान्वयन के कार्य के माध्यम से समान वित्त देते हैं और केंद्रीय वित्त का लाभ उठाने का जोखिम उठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही बात कहा जाता है कि चाहे वो अमीर राज्य हो या गरीब राज्य हो, ठीक है, सभी को 50% देना ही पड़ता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, जिसमें कुछ राज्यों को अपवाद माना जाता है, जैसे कि जिन लोगों को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, स्पेशल स्टेटस बनाया गया है, ठीक है, और कुछ जो यूटीज हो वहां पे 100% जो है वो खर्च करती है केंद्र सरकार। बाकी सभी राज्यों को 50% देना ही पड़ता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। और जितने भी कम अमीर राज्य हैं, जो गरीब राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, तो इन्हें जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में अपना उधार लिया हुआ वित्त देना होगा, जिससे कि अपनी देनदारी जो राज्य है और कर्जे में डूब जाती है। और राज्यों के सार्वजनिक वित्त के ये अलग अलग प्रक्षेपण पथ जो होते हैं वो सार्वजनिक वित्त में अंतर राज्य असमानता है वो लगातार बढ़ती जाती है, जो गरीब होते हैं और गरीब होते जाते हैं, जिसका प्रमुख कारण है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। तो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम की बात की जाए तो इन योजनाओं में उन क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाता है जहां केंद्र सरकार के पास विशेष विधायी या फिर संस्थागत नियंत्रण होती है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाया जाता है, उसके स्थान पे अगर प्रयास करे केंद्र सरकार तो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम लाए, ठीक है, जिसमें 700 से अधिक योजनाओं को लागू करने के लिए सेंट्रली सेक्टर्ड योजनाओं का आवंटन जो है 2015 और 16 से 5.21 लाख करोड़ से बढ़ाकर 14.68 लाख करोड़ हो गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम को वित्त का एक बड़ा हिस्सा आवंटित करती है और यह भी संभावना किया जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम जो है उन योजनाओं के माध्यम से विशिष्ट राज्यों या फिर निर्वाचन क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से वित्तीय, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, एक बात जोड़ दिया जाता है राइटर के द्वारा, निर्वाचन क्षेत्रों, मतलब कि यहाँ पे चुनाव को भी ध्यान में रखा जाता है सेंट्रली सेक्टर स्कीम को लागू करने के लिए, कि उन्हीं जगहों पे ज्यादा से ज्यादा सेंट्रली सेक्टर स्कीम लाया जाता है जहां पे उनको चुनाव में फायदा हो सके, ठीक है। तो इन उद्देश्यों से वित्तीय संसाधन आवंटित कर सकती है, चूंकि
सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम जो है वो सीधे केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाती है, इसलिए 2023-24 में इन योजनाओं के तहत राज्यों को केवल 60,942 करोड़ स्थानांतरित किए गए थे। और 2023-24 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम के लिए संयुक्त आवंटन जो है वो 19.4 लाख करोड़ और केवल 4.25 लाख करोड़ जो है वो राज्यों को स्थानांतरित की गए। इसलिए यहाँ पे जो गैप्स बढ़ते जा रहे हैं, जो अमीर राज्य हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब राज्य हैं और लगातार गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अव्यावहारिक जो है वो आवंटन किया जा रहा है धन का केंद्र सरकार के द्वारा। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि संघीय विरोधी राजकोषीय नीतियों की गुंजाइश है यहाँ पे, जिसमें सेंट्रली सेक्टर स्कीम या फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम योजनाओं के माध्यम से वित्तीय स्थानांतरण जो है वो गैर वैधानिक हस्तांतरण, क्योंकि बिना तो किसी कानूनी प्रावधान पर और न ही वित्त आयोग द्वारा निर्धारित होती है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो भी आवंटन जो है वो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है उसे वैधानिक स्थानांतरण कहते हैं। और यहाँ पे जो बड़ी संख्या में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो या फिर सेंट्रली सेक्टर्ड स्कीम हो वो गैर वैधानिक हस्तांतरण है, क्योंकि यहाँ पे वित्त आयोग द्वारा निर्धारित कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। और यहाँ पे गैर वैधानिक अनुदान जो है वो सकल कर राजस्व का लगभग 12.6% है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सकल कर राजस्व का 12.6% तो खर्च सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में किया जाता है, और वैधानिक अनुदान के साथ सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में कुल वित्तीय स्थानांतरण जो है वो 2023-24 में केवल 47.9% था। और इसके अलावा गैर वैधानिक अनुदान जो है वो बंधे हुए अनुदान है, यानी कि उन्हें विशिष्ट योजनाओं पर खर्च करना पड़ता है जिसके लिए अनुदान आवंटित किया जाता है। इससे सार्वजनिक व्यय के संचालन में राज्यों की स्वतंत्रता भी कम हो जाती है, ठीक है, जो गैर वैधानिक अनुदान किए जाते हैं। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें सकल कर राजस्व का 50% से अधिक बनाए रखने के अलावा केंद्र सरकार जो है वो सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% की सीमा पर राजकोषीय घाटा उठाती है। इस प्रकार केंद्र सरकार के पास सीमित व्यय जिम्मेदारी के साथ भारी वित्तीय शक्तियां होती है। देख सकते हैं कि सीमित व्यय बहुत कम खर्च करता है लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा वित्तीय शक्तियां हैं वित्तों को नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 42% से कम करने का तर्क दिया था, और आयोग ने हिस्सेदार को 41% पर बरकरार रखा था। और उच्च व्यय प्रतिबद्धताओं का जो हवाला देते हुए केंद्र सरकार जो है वो 16वें वित्त आयोग के समक्ष फिर से यही तर्क दोहरा रही है कि 41% ही रखा जाए, ठीक, जिससे कि सहकारी संघवाद के लिए बहुत कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे यही बात कहा जाता है, इस वैधानिक अनुदान की यहाँ पे डिफिनेशन दी गई है, ठीक है, जिसमें भारत की संसद द्वारा भारत की संचित निधि में विशिष्ट राज्यों सभी राज्यों को अनुदान नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वैधानिक अनुदान से भी लगातार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है, और यह जो अनुदान होता है वो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांसफर होते हैं उसमें लगातार जो गिरावट आ रही है वहाँ क्या समस्याएं हैं, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम का जो बहुत ही छोटा हिस्सा है वो केंद्र सरकार खर्च करती है, परंतु बहुत बड़े हिस्से जो धन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा को नियंत्रित किया जाता है केंद्र सरकार के जो अधिक शक्तियां हैं उसके द्वारा, जिससे क्या हो रहा है, जो सहकारी संघवाद है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है। राज्यों को सही तरीके से धन आवंटित नहीं किया जाता है। और यहाँ पे एक और मामला आता है, अगर गैर केंद्र जहाँ पे नॉन बीजेपी या फिर जहाँ पे सत्तारूढ़ जो केंद्र में जो सरकार बनाई हुई है, अगर दूसरे राज्य में केंद्र के पक्ष में सरकार नहीं है तो उनको और कम आवंटन मिलता है। तो यहाँ पे ये भी बातें की जाती है लगातार, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें मेनली जो है हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा का इलेक्शन बहुत ही नजदीक है, तो इसी के लिए एक बार डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को बात करेंगे एक बार, फिर अगले लेक्चर में हम लोग आरपीए एक्ट को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1950 और 1951 ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के प्रोसेस के लिए, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ डिलिमिटेशन कैसे एक्सरसाइज किया जाता है उसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक फिगर में, जैसे कि लगातार कहा जा रहा है ये सिनारियो में, जो डिलिमिटेशन है 82, ठीक है, 82 और 170 दोनों आर्टिकल में ये देखा जाता है, इसके प्रावधान दिए गए हैं डिलिमिटेशन के लिए। और इसको जो है उम्मीद किया जा रहा है 2026 में राष्ट्रपति के द्वारा फिर से लाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुख्य समस्या देख सकते हैं, यूपी
जहां पे अभी वर्तमान में 80 सीटें हैं लोकसभा में, और उम्मीद की जा रही है कि 2026 में जब परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा और अभी जो नई जनगणना होगी उसके अनुसार से जिनके पास जनसंख्या ज्यादा है, जिन राज्यों के पास, उनको ज्यादा लाभ होगा और वहां पे लोकसभा में प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी। ठीक है, तो 80 से 91 सीटें हो जाएगी। वहीं अगर साउथ स्टेट की बात करें, चाहे वो केरला हो, तो उसकी सीटें घट जाएगी क्योंकि जनसंख्या नहीं बढ़ी है, तो 20 से 12 हो जाएगी। ठीक है, यही बातें यहाँ पे कही जा रही है। वहीं कर्नाटका की बात की जाए तो 28 से 26 हो जाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश से 42 से 32 हो जाएगी, जबकि ये बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं अपने राज्यों के विकास करने के लिए। इसको ही हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। परिसीमन आयोग क्या है? परिसीमन से तात्पर्य है निर्वाचन क्षेत्रों या फिर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने की प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया जो है वो समय समय पर यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि एक वोट का जो मूल्य है वो एक ही रहे। ठीक है, उसी के सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की लगभग समान संख्या को बनाए रखने के लिए समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक जनगणना के बाद एक राज्य को लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाता है और प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने में पुनः समायोजन किया जाता है, और संसद को अधिकार और इससे बनाए रखने के तरीकों को निर्धारित करने का अधिकार है। तो ध्यान रखिएगा, संसद को अधिकार है कि परिसीमन आयोग को कब तक बनाए रखना है और इसमें क्या क्या नियम के अनुसार चलना है। ठीक है, तो परिसीमन आवश्यक है क्योंकि समय के साथ जनसंख्या वितरण में परिवर्तन होता है और कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है जबकि अन्य में गिरावट आ सकती है। तो इसी के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में मतदाताओं की संख्या बहुत अधिक या कम हो जाएगी, जिससे कि प्रतिनिधित्व में असंतुलन पैदा हो जाता है। उसी के लिए समय समय पर परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो इसी में कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को तय करना परिसीमन कहलाता है, और हम परिसीमन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के निर्धारण को ही परिसीमन कहा जाता है। तो भारत सरकार जो है वो परिसीमन के लिए परिसीमन अधिनियम के अंतर्गत आयोग बनाती है, जिसकी अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है। और देश में अब तक 4 ऐसे परिसीमन आयोग बने हैं। पहला जो है वो 1952 में बना और इसके बाद 1963 में। ये ध्यान रखेगा, ये एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो 1952, 1963, 1973 और 2002 में। तो पहले आम चुनाव के समय जो है लोकसभा सीटों की संख्या थी 489 थी। 1971 की जनगणना के अनुसार 1976 में परिसीमन हुआ, जिसमें लोकसभा की सीटें जो है 522 थी। वहीं 2002 में 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ और सीटों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ था। ठीक है, और संविधान में 2002 में 84वें संविधान संशोधन हुआ। इसके मुताबिक 2026 के बाद जो अभी वर्तमान समय में जनगणना हो रहा है और लोकसभा के बाद ही इसका परिणाम आएगा। ठीक है, तो इसमें जो आयोजित पहली जनगणना का निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या वही रहेगी जो 2001 की जनगणना के आधार पर तय था। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। और इसके आदेशों की प्रतियां जो है वो लोकसभा और विधानसभा में रखी तो जाती है, लेकिन उनमें उसके द्वारा कोई भी संशोधन करने की अनुमति नहीं है। तो ये कुछ ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1976 में ही परिसीमन के द्वारा 522 से 543 कर दी गई थी, जो अभी वर्तमान समय में है। ठीक है, तो ये सिनारियो है। इस फिगर को हम लोग शुरुआत में भी देख चुके हैं, देख सकते हैं, जहां ये लोग इरेस्पॉन्सिबल हैं अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, वहीं जहां साउदर्न स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबली अपना लाइवलीहुड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में सफल हुए हैं, शिक्षा को बेहतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको जो है वो अव्यवहारिक रूप से लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो घट सकता है। जैसे केरला की बात की जाए तो 20 से 12 हो जाएगा, कर्नाटका की बात की जाए तो 28 से 26 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नॉर्थ में बात करें तो 80 से 91 हो जाएगा, बिहार की बात करें तो 40 से 50 हो जाएगा, राजस्थान में 25 से 31 हो जाएगा। ठीक है, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर 543 सीट ही रहती है जो अभी वर्तमान में है, तो जनसंख्या के आधार पर इस तरह की सीटें हो जाए। अगर सीटें बढ़ाई जाती है लोकसभा की, 848 कर दी जाती है, जैसे जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो फिर से इस तरह की सीटें आवंटित होगी। यहाँ पे भी लगातार जो है वो यूपी को ही फायदा होगा। देख सकते हैं 63 सीटें बढ़ जाएगी सिर्फ और सिर्फ यूपी में। वहीं केरला की बात करें तो वो
कुछ भी नहीं बढ़ेगा। कर्नाटका में 13 बढ़ेगा, जहां 63 बढ़ रहा है एक राज्य में। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि 4-5 राज्य का ही सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता है। अगर वो 4-5 राज्य में सरकार बनाने में सफल हो जाता है तो वो केंद्र की गद्दी पे पहुंचने में सफल हो जाता है। तो कुछ चीजें और जान लेते हैं परिसीमन आयोग के बारे में। तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसकी संरचना में मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तो परिसीमन आयोग के आदेश पर किसी भी अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जाता है और इसके आदेशों की प्रतियां जो है अभी हम लोगों ने देखा लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्य विधानसभा के समक्ष रखी जाती है, लेकिन इसके द्वारा उनमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा द्वारा। तो परिसीमन आयोग के प्रभाव क्या है, ठीक है। तो मेनली जो है वो राजनीतिक शक्तियों को संतुलित करना, प्रतिनिधित्व को संतुलित करना। परिसीमन जो है वो विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच राजनीतिक शक्तियों के वितरण को बदल सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की चुनावी संभावना को प्रभावित कर सकता है। संभावित रूप से किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के भीतर राजनीतिक गतिशीलता और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए 2008 के परिसीमन अभ्यास के दौरान झारखंड में राजनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन देखा गया है, ठीक है, जब निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से निर्धारित की गई हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्यों महत्वपूर्ण है परिसीमन आयोग का प्रभाव। आगे कहा जाता है जनसांख्यिकी बदलाव को संबोधित करता है। लगातार जो है जनसंख्या में उतार चढ़ाव आता रहता है राज्यों के स्तर पे, तो उसी को संतुलित करने के लिए लगातार समय समय पे परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इसी के लिए 2002 में शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जनसंख्या वृद्धि को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से परिभाषित किया गया था। इसने जनसंख्या परिवर्तन के बेहतर प्रतिबिंब का मार्ग प्रशस्त किया और यह सुनिश्चित किया कि शहरी केंद्रों को विधायी निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। वहीं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या बढ़ने से इनमें भी वृद्धि होती है, इसके लिए भी सीटें बढ़ाई जाती है। तो परिसीमन जो है वो लगातार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में सहायक होती है। 2008 के परिसीमन अभ्यास में केरल में मलप्पुरम जैसे अल्पसंख्यक समुदायों की महत्वपूर्ण सघनता वाले क्षेत्रों में निर्वाचन क्षेत्रों को समायोजित किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके राजनीतिक हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके, ठीक है। इसी के लिए जो है अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए परिसीमन महत्वपूर्ण है। वहीं लैंगिक प्रतिनिधित्व में भी वृद्धि। तो परिसीमन जो है वो राजनीति में लैंगिक प्रतिनिधित्व मतलब महिलाओं की भी भागीदारी में संतुलन को बनाए रखने के लिए भी परिसीमन बहुत महत्वपूर्ण है। तो लैंगिक प्रतिनिधित्व को बेहतर करने में भी योगदान देता है, ठीक है। उदाहरण के लिए 2008 के परिसीमन अभ्यास के दौरान स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सुविधा के लिए कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार किया गया, जिससे कि राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। वहीं निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, कहीं ज्यादा और कहीं कम प्रतिनिधित्व न हो, उसको संतुलित रखने के लिए भी परिसीमन का जो उद्देश्य होता है वो जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से समायोजित करके निष्पक्ष प्रतिनिधित्व, सभी के लिए समान प्रतिनिधित्व, ठीक है, सुनिश्चित करना। और यह प्रतिनिधित्व जो है वो मतदाताओं की संख्या को संतुलित करने में भी मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वोट जो है वो अपेक्षाकृत समान महत्व रखता है और एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत को कायम रखता है, ठीक है। उसमें भी आगे कुछ जुड़े मुद्दे कहे जाते हैं, जैसे प्रति निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की संख्या को पुनर्व्यवस्थित और मानकीकरण करने के उद्देश्य से परिसीमन अभ्यास के परिणाम स्वरूप उन राज्यों के प्रतिनिधित्व में कमी आ जाती है जिन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण, यही बात कहा जाता है, जिन राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण किया है उनको हानि होती है, जैसे केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इन्हें अभी लगातार हानि हो सकती है अगर लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई, ठीक है। जैसा कि केरल तमिलनाडु की बात की जा रही है, जिससे उन राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है जो अभी भी जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, और अभी तक स्थिरता हासिल नहीं की है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इन तरीकों में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो परिसीमन अभ्यास को अक्सर साजो सामान और प्रशासनिक मुद्दों के कारण कार्यान्वयन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए नियोजित परिसीमन अभ्यास को क्षेत्र की विशिष्ट परिसंपत्तियों और जटिलताओं के कारण देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो भविष्य का क्या रोड मैप है, इसी को कहा जाता है आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड, ठीक है। जब तक सभी राज्य जो है वो जनसंख्या स्थिरीकरण हासिल नहीं कर लेते तब तक आयोग जो है वो सीटों पर रोक लगाने के विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है
राइटर के द्वारा कि जब तक जो है सभी राज्य जो है वो अपनी जनसंख्या के वृद्धि को नियंत्रित नहीं कर लेते हैं, जब तक जो है सीटों का जो वृद्धि है वो जनसंख्या के आधार को हटा देना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद वैकल्पिक रूप क्या है, तो इस आयोग को कैम्ब्रिज समझौतों से प्रेरित होना चाहिए, एक अनुकूलित गणितीय मॉडल विकसित करना चाहिए और इस मॉडल का जो लक्ष्य है जैसे यूरोपीय संसद में जो सीटों के बंटवारे के समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सभी राज्यों में समान सीटें उपलब्ध करा दिया जाए, तो सीटों का आवंटन के लिए गणितीय रूप से न्याय संगत फॉर्मूला प्रदान करने की बात की जा रही है। इसको ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली के रूप में माना जा रहा है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परिसीमन प्रक्रिया जो है वो निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी समुदायों और क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जाएं। ठीक है, ये था वे फॉरवर्ड, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे। अब उसके बाद एक और आर्टिकल है, तो ये अगला आर्टिकल है लोकसभा पासेज एंटी चीटिंग बिल। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं कि लोकसभा ने धोखाधड़ी विरोधी बिल पास किया है। इसमें मुख्यतः जो है क्वेश्चन लीक्स लगातार देखा जाता है न्यूज में, एसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीसीएस हो गया, लगातार जो विभिन्न प्रकार के एग्जाम का क्वेश्चन लीक कर दिए जाते हैं, उसी को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है लोकसभा में। ठीक है, और इसमें लोकसभा में पारित हो गया है और आज जो है वो राज्यसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो लोकसभा ने मंगलवार को पब्लिक एग्जाम अनुचित साधनों की रोकथाम बिल 2024 को मंजूरी दे दी है और यह एक प्रस्तावित कानून है जिसका मेनली जो उद्देश्य है वो पब्लिक एग्जाम में चीटिंग और गलत तरीकों का उपयोग जो है उसको रोकना। अगर कोई शख्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स को बाहर रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, मेनली जो है इस तरह के जो क्वेश्चन लीक करने के लिए पेपर लीक कराने वाले जो माफिया हैं, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो अपना धंधा चला रहे हैं, उनको पकड़ना है, उनको नियंत्रित करने की बात की जा रही है। ठीक है, परंतु सच्चाई तो यही है कि इसमें भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फॉर्मेंस रहती है। अगर कोई शख्स किसी भी तरह की गलत प्रैक्टिस में मशगूल पाया जाता है तो उसे जेल पहुंचाने तक का प्रावधान किया गया। हालांकि यह जो बिल है वो छात्रों, यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि इस बिल में छात्रों और कैंडिडेट को बाहर रखा जाता है। क्यों लाया गया है ये बिल, इसका क्या उद्देश्य है, तो एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा परिश्रमी और कर्मठ लोग हैं, जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं किसी एग्जाम के लिए, और जो लोग अमीर लोग हैं वो गलत तरीके से धन देकर अगर किसी में सफलता पा ले रहे हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गरीब लोग, जो मेहनती जो स्टूडेंट्स हैं, उस पर कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उनके लिए इंसाफ करने के लिए इस तरह का विधेयक लाया गया है। तो एग्जाम के लिए तैयार होकर आने वाले काबिल युवाओं को ऐसी अनियमितताएं और अन्याय का सामना करने से बचाने के लिए ये बिल लाया गया है, जिसमें बेटे और बेटियों की चिंताओं से संबंधित है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चिंताओं को दूर करने के लिए लाया गया है, जिसमें कानून केवल उन लोगों के लिए है जो सिस्टम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में पेपर लीक के कई मामले का हवाला देते हुए कहा कि यह वाकई बहुत ही शर्मनाक बात है और ये यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इस बिल को पेश किया। तो यह ध्यान रखिएगा, कई जगह से आ चुका है पेपर लीक का मामला, जैसे कि पश्चिम बंगाल के अलावा कई राज्यों से पेपर लीक मामले सामने आए, जैसे राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा में, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में, गुजरात में कनिष्ठ क्लर्क के लिए भर्ती परीक्षा में, बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जैसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के बाद उन्हें रद्द कर दिया गया। एक बार बीपीएससी को भी अभी हाल में ही रद्द किया गया था, शायद 67 था। ठीक है, उसके बाद किन इम्तिहान को कवर करता है ये बिल, तो ध्यान रखिएगा, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीए मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके बाद आईबीपीएस जैसे बहुत से परीक्षा हैं जिसको ये बिल के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही केंद्रीय द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी इसमें शामिल होगी। तो सजा के रूप में और जुर्माने के क्या प्रावधान किए गए हैं इस विधेयक में, तो कानून बनाने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। यह पूरी तरह से अपराध पर निर्भर होगा और आज जो है यह बिल जो है वो राज्यसभा में पेश होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के कुछ इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आज 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किए गए नीलगिरी तहर परियोजना के संदर्भ में नीलगिरी तहर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह पश्चिमी घाट के दक्षिणी भागों की स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, इसे आईयूसीएन की लाल सूची, ठीक है, रेड लिस्ट
में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है, यह जो है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान की प्रमुख प्रजाति है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा डी, 1 और 3। ठीक है। दूसरा जो है वो रेड लिस्ट का इंडेंजर्ड, ठीक है, संकटग्रस्त या संकटापन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पहला सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नीलगिरी तहर है वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ये केरल और अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पक्षी हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, इन्हें वनों का इंजीनियर कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बीजों को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, ये IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में सुभेद वल्नरेबल प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। ठीक है, ये तीनों सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल जो है वो केरल और अरुणाचल दोनों का राजकीय पक्षी है। एक साउथ का स्टेट है, एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। इसे वनों का इंजीनियर भी कहा जाता है और ये जो है ये वल्नरेबल है, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेल रिसाव से होने वाले समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक वाइल्ड जैपर और वाइलिवोरस एस के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, वाइल्ड जैपर जो है वो तकनीक का उपयोग जो है वो स्वस्थानिक किया जाता है, उसी स्थान पर किया जाता है, जबकि वाइलिवोरस तकनीक के उपयोग के लिए संदूषित अपशिष्ट को उपचार स्थल पर ले जाने की आवश्यकता होती है। और दूसरा जो है पंख, स्लज और उच्च सल्फर युक्त कच्चे तेल के विरुद्ध वाइलिवोरस एस और वाइल्ड जैपर की तुलना में अधिक प्रभावी तकनीक है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि वाइलिवोरस एस जो है वो वाइल्ड जैपर की तुलना में अधिक प्रभावी है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। दूसरा जो है स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है दोनों जो होता है वो स्वस्थानों पर होता है। ठीक है, उसी स्थान पे होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, वाइल्ड जैपर तकनीक जैसे स्वस्थानिक होती है, लेकिन वाइलिवोरस होता है ये भी स्वस्थानिक होती है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राइजोफिल्ट्रेशन शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो क्या हो जाएगा राइजोफिल्ट्रेशन? राइजोफिल्ट्रेशन जो मेनली होता है, यह जो है संदूषित भौम जल से विषाक्त धातुओं को अवशोषित करने और अवक्षेपित करने के लिए पौधों की जड़ों के उपयोग को संदर्भित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका स्टेटमेंट 3 हो जाएगा। इसी को कहा जाता है राइजोफिल्ट्रेशन। यह संदूषित भौम जल ग्राउंड वाटर से विषाक्त धातुओं को अवशोषित करता है और अवक्षेपित करने के लिए पौधों की जड़ों का उपयोग करता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ओजोन जो है वो क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, समताप मंडल में ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट बी किरणों के अवशोषण से पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली इसकी मात्रा और इसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट है, आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन का जो ह्रास है वो अंटार्कटिका क्षेत्र की तुलना में अधिक व्यापक रूप से हो रहा है। ठीक है, आर्कटिक जो हो गया ऊपर में हो गया और अंटार्कटिका जो है नीचे में है। ध्यान रखिएगा, नॉर्दर्न पोल पे है आर्कटिक और साउदर्न पोल पे है अंटार्कटिका। तो नॉर्दर्न पोल में ज्यादा तेजी से जो है वो ओजोन का ह्रास हो रहा है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अंटार्कटिका में ज्यादा ह्रास हो रहा है, इसलिए 1 और 2 सही हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ओजोन जो है वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों जगह पाई जाती है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन थे आज के एनवायरमेंट में। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।